कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में 4 ऐसी पार्टियां हैं जो कि हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रही हैं। 2 पार्टियां एक तरफ हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। और जो राज ठाकरे वाली एमएनएस है, उसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या वो कोई गठबंधन में जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। जिन बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया, उनका ही ठाकरे परिवार शिवसेना से बाहर हो गया। यही एनसीपी के साथ हुआ कि जिन शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बनाई एनसीपी, उसी एनसीपी से शरद पवार बाहर हो गए। 2 गठबंधनों के बीच में इस बार ये टकराव होना है और मुझे लगता है कि जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे, काफ़ी पेचीदा होंगे। शरद पवार जो है गेम चेंजर के तौर पर भी जाने जाते हैं। हो सकता है कि एक सिंपैथी फैक्टर उनके तरफ काम कर जाएगी कि जैसे उनके साथ में बगावत हुई। 2019 में भी हमने देखा था कि क्या हुआ था। 2019 में ये कहा जा रहा था कि एनसीपी का अस्तित्व खतरे में आ गया, लेकिन फिर एक जगह वो भाषण देते हैं, बारिश होती है, वो तस्वीरें वायरल होती हैं और फिर गेम पलट जाता है। तो अभी पूरी तस्वीर जो है मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों में साफ होगी, उसके बाद में ही हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर दिल्ली की सरकार बननी है तो उसमें महाराष्ट्र की भूमिका अहम रहने वाली है। बीजेपी की सिचुएशन ऐसी कि बीजेपी के ज़्यादातर दुश्मन जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं महाराष्ट्र में। जाहिर तौर पर ईडी का डर तो बहुत सारे नेताओं में रहा ही है, जिन्होंने कि अपनी अपनी पार्टियां छोड़ी और सत्ताधारी गुट के साथ में आ गए। और ये बड़ा ही दुखद है देश के लोकतंत्र के लिए कि विपक्ष कमज़ोर होते जा रहा है, विपक्षी पार्टियाँ लगभग खत्म होती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पॉलिटिकल पार्टियां ताल ठोक चुकी हैं। बस इंतजार भारत निर्वाचन आयोग के ऐलान का है। 2 स्टेट ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा घमासान है, यूपी के बाद महाराष्ट्र। यही लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट हैं। यूपी में 80 तो महाराष्ट्र में 48। अगर प्रयोग की बात करें तो जितने महाराष्ट्र में हैं और अभी चल रहे हैं, उतने देश के किसी और स्टेट में नहीं हुए। यहाँ भाजपा ने बहुत ही आक्रामक बॉलिंग की है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त सजाई है। रणनीति के एतबार से भाजपा बहुत मजबूत दिख रही है। बस अगर कोई बाजी पलट सकता है तो शरद पवार हैं। इन गेम चेंजर की बल्लेबाजी अभी बाकी है। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग और फील्डिंग में वो छक्का मार पाते हैं या नहीं, ये देखने से रह गया है। द लीडर हिंदी ने महाराष्ट्र के चुनावी रण को समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले जाने माने पत्रकार, न्यूज़ चैनलों का प्रमुख चेहरा जितेंद्र दीक्षित से बात की। सुनिए उन्होंने हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान से क्या क्या कहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा नजर आ रहा है। अभी तक का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। हालांकि यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट वो महाराष्ट्र आता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट आती है, पार्लियामेंट की 48 सीटें। और यहाँ पर तमाम दिग्गज नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित जी मौजूद है, जो महाराष्ट्र की सियासत को काफ़ी करीब से जानते हैं और महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा नाम है। जितेंद्र जी, सब महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट ले रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े हिंदुत्व के चेहरे, चाहे बीजेपी की बात कर ले चाहे शिवसेना की बात कर ले, दोनों ही की राजनीति जो है हिंदुत्व के चेहरे पे नज़र आती है। और हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ दोनों हिंदुत्व के चेहरे चुनाव की मैदान में हो। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर पछाड़ किसकी होगी दोनों हिंदुत्व के चेहरे के अंदर? देखिए, ऐसा है कि 2 हिंदुत्व के चेहरे नहीं हैं, 4 हैं इस वक्त। पहले महाराष्ट्र में 2019 के पहले तक जो है 2 राजनीतिक पार्टियां थी जो हिंदुत्ववाद की राजनीति करती थी। अब 4 हैं। एक बीजेपी है, दूसरी दोनों शिवसेनाएं, एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और दूसरी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। ये 3 पार्टियां हुई। चौथी पार्टी राज ठाकरे की है। राज ठाकरे ने मराठीवाद के मुद्दे पर अपनी पार्टी शुरू की थी। 2009 का जो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था वो भी मराठीवाद के मुद्दे पर लड़ा था, परप्रांतीय विरोध के नाम पर लड़ा था। लेकिन उन्हें लगा कि इस मुद्दे की वजह से उनकी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 2009 में तो उन्हें 13 सीटें मिल गईं, लेकिन 2014 में फिर 1 ही सीट हासिल हुई। 2019 में फिर से 1 ही सीट हासिल हुई। पार्टी ग्रो नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ 2019 में उन्होंने ये देखा कि जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की जो छवि थी शिवसेना की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी जैसी सेकुलरवादी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया। और उद्धव ठाकरे उस आक्रामक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते थे जैसे कि उनके पिता बाला साहेब ठाकरे बोलते थे। ना तो अपने भाषण में वो ना धमकियां देते हैं, ना मुसलमानों के खिलाफ बुरा भला कहते हैं। तो वैसी पार्टी का एक स्पेस क्रिएट हो गया महाराष्ट्र में और राज ठाकरे ने उसको भरने की कोशिश की। 2020 की शुरुआत में राज ठाकरे ने हिंदुत्ववाद को अपना लिया, मराठीवाद से आगे बढ़ के। और फिर आपने देखा कि किस तरह से राज ठाकरे ने ऐसे मुद्दे उठाए जो कि कहीं ना कहीं जिनमें मुस्लिम विरोध का एलिमेंट था। मस्जिदों से अजान का मुद्दा उन्होंने उठाया, कहा कि अगर मस्जिदों से
अजान दी जाएगी लाउड स्पीकर से तो हमारे लोग जो है जाके हनुमान चालीसा बजाएंगे, और भी कई सारे उनके बयान आए। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ने अपने आप की ब्रांडिंग भी एक हिंदुत्ववादी राजनेता के तौर पर की। उनके लोग उनको हिंदू जननायक कहने लग गए, जैसे बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। तो कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में 4 ऐसी पार्टियां हैं जो कि हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रही हैं। 2 पार्टियां एक तरफ हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, और जो राज ठाकरे वाली एमएनएस है उसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या वो कोई गठबंधन में जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी जो टूटी होगी। महाराष्ट्र में विधायक तो टूटे थे, उसके बाद पार्टी टूटने का सिलसिला जो है वो महाराष्ट्र के अंदर नजर आया। 2 शिवसेना बन गई, हालांकि एकनाथ शिंदे के पास जो है चुनाव चिन्ह भी चला गया। उसके बाद अगर अजित पवार की बात करें तो अजित पवार की पार्टी शरद पवार से टूटी, और वो चुनाव चिन्ह भी कहीं ना कहीं शरद पवार के पास चला गया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि जिन बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया, उनका ही ठाकरे परिवार शिवसेना से बाहर हो गया, और एकनाथ शिंदे जिन्होंने की बगावत की थी शिवसेना से, असली शिवसेना उनके पास आ गई। शिवसेना का आधिकारिक नाम उनके पास आ गया। चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण सालों साल से था शिवसेना का, वो उनके पास आ गया। यही एनसीपी के साथ हुआ कि जिन शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बनाई एनसीपी, उसी एनसीपी से शरद पवार बाहर हो गए, और जिन भतीजे अजीत पवार ने बगावत की थी वो अजीत पवार के हाथ में पार्टी का आधिकारिक नाम भी आ गया, और जो चुनाव चिन्ह था घड़ी का वो भी आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, एक तो चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के सामने भी यही सवाल खड़ा हुआ कि असली एनसीपी कौन सी है, असली शिवसेना कौन सी है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो विधानसभा स्पीकर ने भी इसी तरह से दिया कि जो बागी गुट है उसको ही असली होने की मान्यता दे दी। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कितना फर्क पड़ सकता है? नहीं, देखिए, इस बार जो सिचुएशन है बहुत ही वॉलेटाइल है, और जो मुकाबला है, जो टकराव है, वो 2 गठबंधनों के बीच का है। एक तरफ महायुति है जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना एमवीए में है, और महायुति में जो है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो 2 गठबंधनों के बीच में इस बार ये टकराव होना है, और मुझे लगता है कि जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे, काफ़ी पेचीदा होंगे, और ऐसा लगता है कि अभी के सिनेरियो को देखते हुए कि जो है स्प्लिट वर्डिक्ट आने वाला है, एक खिचड़ी सरकार बन सकती है, ऐसे नतीजे आ सकते हैं अगर अगले 2-4 महीनों में कोई फेरबदल ना हो, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो तो अक्टूबर में होने वाले हैं। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कि जो दूसरे घटक दल हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उसके बारे में भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि उनके उम्मीदवार भी जो है हमारे ही सिंबल पर लड़ें। तो ऐसा हो रहा है। अमित शाह भी यहाँ पर है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के अंदर आखिरी जो दौरा है यहीं पे पूरा करेंगे। तो महाराष्ट्र को किस तरीके से देख रहे हैं कि गठबंधन जो है दोनों की तरफ जो है लड़ाई किस तरफ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त प्रेडिक्ट करना जो है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और मैं उससे बचूंगा कि अभी मैं प्रेडिक्ट करूं, क्योंकि अभी तस्वीर साफ़ होनी बाकी। अभी महाराष्ट्र की लिस्ट आई नहीं है कि कौन कौन से उम्मीदवार उतर रहे हैं, और कौन सी पार्टी जो है किस सीट पर उम्मीदवार उतार रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो अभी पूरी तस्वीर जो है मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों में साफ़ होगी, उसके बाद में ही हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर दिल्ली की सरकार बननी है तो उसमें महाराष्ट्र की भूमिका अहम रहने वाली है। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, यूपी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है, और बीजेपी ने इसके लिए मिशन 45 तय कर रखा है कि कम से कम 48 में से 45 सीटें जो है बीजेपी या उसके सहयोगी दलों को मिलनी ही चाहिए, और इसके लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, वो शिवसेना के साथ गठबंधन करके लड़ा था, अविभाजित शिवसेना जो थी, और तब उस गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। इस बार कोशिश है कि 45 के ऊपर सीटें मिलें, और इसके लिए बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत कर रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। एक एक बूथ पर मेहनत कर रही है। जैसे आपने कहा, शिवसेना और बीजेपी और मनसे एमएनएस, ये तीनों ही पार्टी जो है हिंदुत्व के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो अगर बात कर ले तो इससे अजीत पवार को कितना नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अजीत पवार जो है एक सेकुलर पार्टी की छवि लेके चल रहे हैं आगे वो। और अगर यहाँ पर बात कर ले, महायुति की बात कर ले, तो कांग्रेस और शरद पवार को इसके कितना नुकसान या फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो अजीत पवार
के पास संख्या बल काफ़ी है, जो है ज़्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ में हैं। दूसरी बात ये कि हाल ही में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे तो उसमें हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में जो है अजीत पवार की पार्टी जो है ज़्यादा ताकतवर उभर कर आई शरद पवार के मुकाबले। और ये जो एनसीपी पार्टी है वो दरअसल ग्रामीण इलाकों की पार्टी है, और अगर ग्रामीण इलाकों में अच्छा समर्थन मिल जाता है अजीत पवार को तो जाहिर तौर पर अजीत पवार का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन शरद पवार जो है गेम चेंजर के तौर पर भी जाने जाते हैं। हो सकता है कि एक सिंपैथी फैक्टर उनके तरफ काम कर जाएगी कि जैसे उनके साथ में बगावत हुई 2019 में भी हमने देखा था कि क्या हुआ था। 2019 में ये कहा जा रहा था कि एनसीपी का अस्तित्व खतरे में आ गया, लेकिन फिर एक जगह वो भाषण देते हैं, बारिश होती है, वो तस्वीरें वायरल होती हैं और फिर गेम पलट जाता है। तो शरद पवार में वो दमखम अभी भी कायम है, तो हो सकता है लास्ट मोमेंट पे वो कोई गेम कर दें। जैसे आपने 2019 की बात करी तो 2019 में हमने ये देखा कि अजीत पवार ने 2019 के अंदर बीजेपी के साथ जाके सरकार बना ली। फिर उसके बाद वो सरकार चली जाती है, फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाती है। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि दोनों ही जो दल है, बड़े दल, एक तरफ जो है एकनाथ शिंदे जो है वो टूट के अलग हो जाते हैं। उसके कुछ महीनों के बाद हम ये देखते हैं कि अजीत पवार जो है अपने दल के साथ अलग हो जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर मतलब बीजेपी ने 2019 का बदला जो है वो ले लिया, और बीजेपी को कितने फायदेमंद या कितना नुकसानदेह लग सकता है, क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के अंदर भी है। तो ये आने वाले दोनों के बीच में कितनी कला जो है आने वाले वक्त के अंदर नजर आएगी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के लिए तो पूरा फ़ायदे का सौदा ही रहा। और जहाँ तक आपने बदले की बात की तो इसको देखा जा सकता है कि शिवसेना अलग हुई बीजेपी से, तो बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर उसका बदला ले लिया। तो ये कह सकते हैं, क्योंकि जो शिवसेना में बगावत हुई उसको तो पूरी तरह से बीजेपी ने इंजीनियर किया था। और यही वजह रही कि एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री भी बनाया गया महज 40 विधायक होने के बावजूद। जो है बीजेपी की का फ़ायदा इस तरह से इसमें होता दिख रहा है कि जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां थी वो कमज़ोर हो गई। जो बीजेपी के लिए चैलेंज हो सकती थी, एनसीपी चैलेंज हो सकती थी, वो 2 टुकड़ों में फट गई। शिवसेना चैलेंज बन सकती थी, वो 2 टुकड़ों में हो गई। कांग्रेस पहले से ही कमज़ोर थी। 2019 में लोकसभा में सिर्फ 1 ही सीट आई थी, बाद में वो सांसद महोदय भी स्वर्ग से धार गए। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बचे खुचे बड़े चेहरे थे वो भी अब बीजेपी में आ गए। तो अब बीजेपी की सिचुएशन ऐसी कि बीजेपी के ज़्यादातर दुश्मन जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं महाराष्ट्र में। जो कांग्रेस के बड़े चेहरे जो चले आए, तो क्या ईडी का डर जो है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं ईडी भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्ले रोल करती हुई नजर आ रही है? ईडी का क्या रोल? बिल्कुल बिल्कुल, ये खुले तौर पर जो है बहुत सारे ऐसे नेताओं ने कहा है कि जो आज सत्ताधारी पक्ष के साथ हैं। प्रताप सरनाइक का लेटर मुझे याद आता है, जब ठाकरे सरकार थी और तब प्रताप सरनाइक ने एक खत लिखा था उद्धव ठाकरे को और कहा था कि आप बीजेपी के साथ में रिश्ते सुधार लीजिए, क्योंकि हमें बहुत काम करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, हमें हैरेस किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के ज़रिए, और इस वजह से जो है आप बीजेपी के साथ में रिश्ते सुधार लीजिए। और हमने देखा भी कि किस तरह से एनसीपी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए ईडी सीबीआई में, शिवसेना के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए, संजय राउत जेल पहुंच गए, नवाब मलिक जेल पहुंच गए, अनिल देशमुख जेल पहुंच गए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के करीबी आदित्य ठाकरे के करीबी नेता जेल पहुँच गए। जो जेल नहीं पहुँचे उनको भी सम्मान दे देकर बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो जाहिर तौर पर ईडी का डर तो बहुत सारे नेताओं में रहा ही है, जिन्होंने कि अपनी अपनी पार्टियां छोड़ी और सत्ताधारी गुट के साथ में आ गए। 2024 के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, तो क्या लगता है कि ईडी का रोल भी कहीं ना कहीं सरकार बनाने और बिगाड़ने में नजर आएगा? बिल्कुल रहेगा ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडी विपक्ष का आरोप है कि भाई ईडी के डर दिखा के ही उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनके नेताओं को उठाया जा रहा है जाहिर तौर पर। और ये हर राज्य में हम देख रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, जिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं वहाँ पर ये नज़र आया है। ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जैसे 2 पार्टी टूट गई, 2 से 4 पार्टी हो गई, एक शिवसेना से 2 शिवसेना हो गई, एक एनसीपी से 2 एनसीपी हो गई। और अगर बात कर ले कि पार्लियामेंट चुनाव की जो 48 सीटें हैं, अगर मुंबई की राजनीति की बात कर ले तो मुंबई की राजनीति से बड़े चेहरे कांग्रेस के भी छोड़ के चले गए, अशोक चव्हाण चले गए, मिलिंद देवरा चले गए, बड़े चेहरे जो है पार्टी छोड़ ले हैं। आने वाले वक्त के अंदर ऐसे और भी बड़े चेहरे जो है ताला बदलते हुए इधर से उधर नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि ये सिनेरियो जो है बीजेपी के लिए या विपक्ष के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह है? बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए तो फ़ायदेमंद ही है कि बीजेपी के विरोधी ख़त्म हो रहे हैं, उन्हीं के रंग में रंग रहे हैं। तो बीजेपी का खेमा तो मजबूत हो ही रहा है इससे, और विपक्ष लगातार कमज़ोर होते जा रहा है।
और ये बड़ा ही दुखद है देश के लोकतंत्र के लिए कि विपक्ष कमज़ोर होते जा रहा है, विपक्षी पार्टियां लगभग खत्म होती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। देखिए, ये तो जितेंद्र जी से जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती भी आ रही है। विपक्ष जब कमज़ोर होता है तो सरकारें अपनी मनमानी करती है, विपक्ष जितना मजबूत रहेगा तो सरकार भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक से चलती है, और विपक्ष कितना मजबूत होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।